पहले क्या बीच में कई साल तक मैंने किले पढ़ाने बंद कर दिए थे, नोट्स दे देते कि यार इतने सारे किले हैं कहाँ पढ़ाएंगे, तो बच्चों को नोट्स दे दिया करते कि यार पढ़ लेना, खुद ही पढ़ लेना। और मैं थोड़े थोड़े बैठ के डिक्टेट करवा देता कि मैं उनको कहता पहले नोट्स बांट देते, कहते पढ़ लेना तुम, एक बार पढ़ लिए, फिर एक दिन मैं कहता नोट्स लेके आना, वो नोट्स लेके आते, फिर मैं उनको बताता कि इसमें काम काम की क्या क्या चीजें हैं, थोड़े बोल बोल के बता देता, उनसे बुलवा लेता, अंडरलाइन करवा लेता थोड़ी चीजें। अब वो जो उनको नोट्स दिए गए ना, वो हिंदी मीडियम वालों के अलग दे दिए, इंग्लिश मीडियम वालों के अलग दे दिए, मतलब अलग अलग क्लास के। और मेरे क्या हर क्लास में ऑर्डर चेंज हो जाता है, शुरुआत वाले 6 किलो का ऑर्डर तो सही चलता है, बाद में किसी में पहले तारागढ़ लिखा दिया और किसी में पहले जयगढ़ लिखवा दिया, तो ऊपर नीचे हो जाते हैं। और उनको जो जो दिए गए वो तो एकदम को ऐसे बेच के दे दिए गए, जिनके पहले 6 किलो का भी सही नहीं था, वो भी चेंज था भाई। पहले 6 किलो का भी मैंने 2013 के बाद में जब यूनेस्को की साइट में आ गए तब ये एक साथ लिखवाने शुरू किए। इससे पहले की कोई नोट्स है तो उनमें चित्तौड़गढ़ पहले है भाई, किलों का सिरमौर चित्तौड़गढ़, तो अपने पहले किसको लिखवा दिया करते, चित्तौड़गढ़। अब ये उन्होंने कर दिया तो मेरे गागरोन पढ़ाने लग गया, पहले क्या गागरोन पढ़ा देते हैं पहले, और चूंकि गागरोन पहले पढ़ा हुआ नहीं होता तो एक किसी बैच में एक बार कोई पढ़ाने के लिए मैं गया, मैंने कहा कि भाई हिंदी वाले अपने नोट्स लेके बैठे, इंग्लिश वाले अपने नोट्स लेके बैठे, मैंने कहा तुम एक एक किला बोलते रहो, मैं चेयर पे बैठा, तुम एक एक किला बोलते रहो, मैं तुम्हें बताता हूँ इसमें क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या याद करना है। तो अब दिक्कत ये है कि हिंदी मीडियम वाले बोले, हिंदी मीडियम वाले सर पहला किला गागरोन का किला है, इंग्लिश मीडियम वाले के हमारे तो नहीं है, तुम्हारे कौन सा था, हमारे तो चित्तौड़गढ़ है, गागरोन का है, मिल ही नहीं रहा हमें तो। फिर कोई हिंदी वाला ढूंढ के गए, सर 19 नंबर पे गागरोन है इंग्लिश वालों के, तो फिर 19 नंबर पे देख के गागरोन है, तो वो थोड़ी देर यूं 5-7 मिनट तक बड़ा यूं चला, अगला कोई किला पढ़ाऊं, वो फिर गए हमारे तो नोट्स में है ही नहीं। तो फिर मैंने उनको कहा एक काम करो, इंग्लिश वाले बोल बोल के बताते रहो कि उनके ऑर्डर कौन सा है, हिंदी वाले अपने आप ढूंढ ढांड लेंगे, लोड नहीं लेना आपने। तो अब इंग्लिश वाले जैसे ही बोलते हैं कि जयगढ़, हिंदी वाले पहले कहते 27, तो हिंदी वाले सारे के सारे कौन से नंबर पे पहुंच जाते, 27। इंग्लिश वाला वापस को कैसा तारागढ़ हो गया 18, तो हिंदी वाले सारे के सारे कौन से पे चले जाए 18, तो अपना यूं ठीक चल रहा था। तो बीच में किसी इंग्लिश मीडियम वाले के ये किला है कंकनबाड़ी, उसने इंग्लिश में पढ़ा के सर खनखनबाड़ी फोर्ट। कौन सा, खनखनबाड़ी। मैं टेंशन में आ गया, मैं ऐसा कौन सा किला पढ़ा गया मैं जो आज तो मेरे को आ ही नहीं रहा है। मुझे लगा क्या पता, कई बार क्या होता है मैं कोई क्लास शुरू होने वाली होती है, मान लो आज आप क्लास 1 बजे, बीच में यदि मेरे पास टाइम पड़ा होता तो मैं कोई ना कोई बुक पढ़ता रहता हूँ, और उस बुक में मान लो मेरे को जानकारी मिल गई, मुझे लगा ये तो लिखवा सकते हैं ना क्लास में, तो मैंने लिखवा दी। तो मुझे लगा ऐसा नहीं है किसी पुराने बेच में कोई खन बारी पढ़ गए हो अपने कहीं और अपने लिखा गए, और अब अपने याद नहीं आ रहा, क्यों एक बार पढ़ी हुई चीज दोबारा याद आती नहीं फिर इतनी जल्दी। मैं यार ना ऐसा तो कोई किला ही नहीं होगा, नहीं सर इट्स खन बारी। इतने में कोई हिंदी मीडियम वाला हमारे बहादुर बोला, अरे सर कांकणबाड़ी है कांकण। मैं लो ये कांकनबाड़ी है, इसके क्या हो रखा था, तो इंग्लिश मीडियम वालों इट्स नॉट कंकनबाड़ी, इट्स कांकणबाड़ी। क्या है, कांकन भी नहीं, कांकनबाड़ी नहीं, कांकणबाड़ी। क्या नाम है किले का, मैं कहा अच्छा ये है, या वो मैं समझता ही हूँ कि एक बार बेचती हुई थी तराइन पे, है ना, तराइन, तराइन अंग्रेजी वाले तराइन को बोलते हैं टेरेन, बैटल ऑफ टेरेन। ये आरएस वाले इंटरव्यू अभी आ रखे हैं, ऐसे एक बार पहले कोई आरएस का इंटरव्यू, कोई पुराना बेस था पता नहीं कौन सा, उसमें आरएस के इंटरव्यू कॉल हो रखे बच्चे, उनमें से कुछ लोग वो जो सरकारी नौकरियों में लगे हुए हैं। इंटरव्यू कॉल में 2 प्रकार के, एक तो फ्रेशर बच्चे हो सकते हैं, एक पुराने बच्चे हो सकते हैं। वो दिलीप सर के पास है, तो अब क्या इंटरव्यू क्लासें होती है शुरू शुरू में, जब रिजल्ट आता तो इंटरव्यू क्लासें हो गई अपने जितनी होनी थी, अब उनके मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं। तो इंटरव्यू क्लास शुरू शुरू में ले ली भाई, दिलीप सर ने, विजय सर ने, सब लोग गए, सबने क्लासें ली, बच्चों को बताया क्या क्या पढ़ना है क्या क्या नहीं पढ़ना। अब मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, मेरी लगा दी थी उसमें एक दिन क्लास। अब वो जो बच्चे जो सरकारी नौकरी में थे वो थोड़े दिनों बाद दिलीप सर के पास है, उन्होंने आकर सर वो हमें इंटरव्यू क्लास लेनी है। सर ने कहा लेट आए तुम, हमने तो क्लास समाप्त कर दी, अब तो हमारे तो मॉक इंटरव्यू चल रहे हैं, कि सर ऐसे मत करो और हमारी एक दिन क्लास लो। तो दिलीप सर ने कहा यार मेरे पास तो टाइम ही नहीं है, लूँ कब क्लासें, क्लासें चल रही है मेरी लगातार। और तो उन्होंने कहा सर हिस्ट्री पढ़ा दो आप तो एक दिन, क्योंकि राजस्थान की हिस्ट्री ज्यादा पूछ लेते हैं इंटरव्यू के अंदर वो, तो आप तो हिस्ट्री का एक दिन बता दो। तो सर ने कहा मैं तो आजकल राजस्थान हिस्ट्री पढ़ाता ही नहीं हूँ, हमारे तो राजवीर पढ़ाता है, तो सर उनको कह दो वो एक दिन क्लास ले लेंगे। तो सर ने कहा मैं पूछता हूँ उसका यदि टाइम अवेलेबल है। तो सर ने मेरे को पूछा कि भाई यदि तेरे पास टाइम हो 2-3 घंटे का, तू ऐसे क्लास ले सकता है कोई। मैं ले तो लूँ पर मेरी तो खुद की 12 घंटे क्लास है, तो एडजस्ट कर ले इन क्लासों को। मालिक आप हो करो आप कह दो ये नहीं लेनी तो अपने नहीं लेंगे। तो सर नवीन जी को बुला कर भाई इसकी उस क्लास में हटा दो, वहां दूसरे टीचर को भेज दो, ये 3 घंटे के लिए वो क्लास ले लेगा।
तो मैं नवीन जी ने कहा कि क्लास कहाँ लेंगे, कोचिंग में? तो अपने सारे कमरे बुक है, रूम ही बुक है, हर में क्लास होती है सुबह से शाम तक। तो सर ने उनको वापस कहा कि भाई रे नहीं पार पड़ रही, न तो राजवीर का टाइम सेट हो रहा है हमसे, न हमसे कोई कमरा सेट हो रहा है, तो कहाँ लेंगे क्लास? तो उन्होंने कहा आप तो बंदा भेज दो, रूम हमारे पास है। वो कोई जान तैयारी कर रहे थे, उनका एक ग्रुप था कोई 20-25 लोगों का, और उनका हमारे पास एक हॉल है, वहां पर आके हमें बता देंगे। पढ़ाना कोई बोर्ड लगा के तो पढ़ाना है नहीं, इंटरव्यू वालों को प्री मेंस पास किया उसको सब कुछ आता ही है, बैठ के बात ही तो करनी है। होता क्या इंटरव्यू में इस प्रकार की बातें कि भाई अकबर और अशोक में क्या समानता है, क्या है समानता? अशोक ने धम चलाया, अकबर ने दीन इलाही चलाया, तो दोनों में क्या समानता है, क्या है समानता नहीं है? आप महाराणा प्रताप को और अकबर को किस प्रकार से देखते हैं? हल्दीघाटी युद्ध के बारे में आपका क्या कहना है? पानीपत के युद्धों के बारे में आप क्या कहना? तो बातें तो करनी होती है। तो युद्ध पानीपत में क्यों हुए, दूसरी जगह क्यों नहीं हुए? पानीपत फर्स्ट, पानीपत सेकंड, पानीपत थर्ड, मोटे मोटे पॉइंट्स बताने होते हैं। तो वो भी रजिस्टर लेके बैठे रहते हैं, एक एक यूं पॉइंट ही बोल देते हैं, पॉइंट बोल देते हैं, लिख लेते हैं, कोई बोर्ड वोर्ड वाला दिक्कत होती नहीं। या उनसे पूछ लेते हैं कि तुम्हारे कोई दिक्कत बता दो कि राजस्थान का एकीकरण हुआ था उसमें क्या क्या दिक्कत आई थी, राजस्थान एकीकरण में सिरोही का एकीकरण 2 चरणों में क्यों करना पड़ गया था, एक में क्यों नहीं हुआ था, अजमेर मेरवाड़ा पहले क्यों नहीं मिला, बाद में क्यों मिला था? ऐसे खूब सारे सवाल होते हैं, तो मोटे मोटे सवाल बताते। तो सर ने कहा यार वो कह रहे हैं कि हमारे पास एक हॉल है, तू वहां पे चला जा और वहां पे जाके पढ़ा दे उनको। तो ठीक है सर, फिर मैं ये कर लेता हूँ। पर मैंने उनको कहा कि सर उनको कह देना कि फिक्स 3 घंटे, मतलब 3 घंटे या जितना भी वो टाइम था, बाद में मेरे को फ्री कर दे, मेरी अगली क्लास है यहाँ पे लेनी। सर ने उनका भाई राजवीर आ जाएगा पर इतने टाइम में फ्री कर दे। उनका ठीक। मैं गया, वो 20-25 लोग चेयर पे बैठे, अपने को बीच में बिठा दिया, कई देर अपने खुद का ज्ञान झाड़ा, ये हो सकता है। फिर उनको कहा पूछ लो, मैं और बता दूंगा। उन्होंने जितने सवाल पूछे मैंने सबके जवाब दिए। मैं बड़ा राजी कि भाई सर ने मेरे को कहीं भेजा और यदि इन लोगों को अच्छा पढ़ा के जाऊंगा तो ये सर के पास तारीफ ही करेंगे, अरे बहुत सही भेजा आपने। और मैं उनके चेहरे पढ़ूं हर आंसर देने के बाद, हाँ सेटिस्फाई, हाँ सही लग रहा है इसको, हाँ सही लग रहा है। अब फाइनली उनके जो बीच में एक भैया जो उनके सीनियर थे, उन्होंने कहा भाई अब देखो 10 मिनट बचे हैं और सर का जो टाइम है वो अब समाप्त होने वाला है, इनको क्लास लेने के लिए आगे जाना है, फाइनल क्वेश्चन किसी को पूछने हो तो पूछ लो। तो किसी ने पूछा ही नहीं, तो सबने रजिस्टर बंद कर दिए। मैं लगातार 2-3 घंटे से बोल रहा था, उन्होंने पानी की बोतल दी कि सर पानी पी लो। मैं पानी की बोतल खोलने वाला था, इतने में एक कोई बोले सर बैटल ऑफ टेरेन पे आपका क्या कहना है? सर को तो याद ही नहीं कौन सा ये कौन सा आ गया। अब मैं झामसा ही हो गया एकदम। फिर मुझे लगा अभी तेरे दिमाग, कई बार कहता आप अचानक कुछ किसी से भी कुछ पूछते हैं, हो सकता है उस टाइम नहीं, पर आप 2 मिनट सोचते हो दिमाग में आ जाता है। तो मुझे सोचा हो सकता है वर्ल्ड हिस्ट्री में कोई रहा। तो मैंने नोट्स के पन्ने धड़ 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 खोले, है ना, दिमाग के अंदर ही। वर्ल्ड हिस्ट्री में बैटल ऑफ टेरेन कहीं नहीं है। तो मैंने इंडियन हिस्ट्री के सर पन्ने खोल दिए सारे के सारे, उनमें भी नहीं है। राजस्थान में तो मुझे लग भी नहीं रहा, नाम ही नहीं लग रहा, तो राजस्थान की तरफ तो मैं जा ही नहीं रहा। अब पर आप ऐसे कर दो कि आपको आता नहीं है, ये तो गजब बेइज्जती हो जाए भाई साहब। 3 घंटे से ज्ञान झाड़ रहे थे, अब आप कह दो मुझे तो आता ही नहीं है। मैंने यूं बोतल को यूं खोलते हुए काम का, हाँ तो क्या सवाल था आपका? मुझे लगा आसपास की कोई चीज बोल देगा ना बंदा तो अपने याद आ जाएगा। उनका सर वो सवाल तो इजी सा ही है कि बैटल ऑफ टेरेन क्या था। मैं सोचूं इजी है तो फिर खुद ही कर ले यार, मेरी क्यों छाती छोले। अब धीरे धीरे यूं पानी की मैं सोच रहा हूँ कि मैं टाइम लूं तो या तो मेरा दिमाग जवाब दे देगा और या इनमें से कोई थोड़ा बहुत आसपास में कुछ बोल जाएगा, पर न तो वो माई के लाल कुछ बोले ना मेरा दिमाग कोई जवाब दे। और फिर क्या, आप जब चोर होते हो ना तो आपके चेहरे से दिखता हो रहा है भाई अब नहीं आ रहा, तो मेरे चेहरे के भाव भी बदल रहे हैं कि अपने को नहीं आ रहा। अब वो मेरी तरफ यूं सारे, अब क्या बताएगा। आपने यूं बोतल खोली, बोतल खो गए, 2-1 गुट के लिए यूं वापस उसको धीरे धीरे बोतल को बंद करते। मैंने कहा मगर बैटल ऑफ टेरेन में ऐसी कोई ज्यादा बात है नहीं, वो सिंपल सा था बैटल ऑफ टेरेन। इधर उधर की यूं करकुरा के खत्म कर देते हैं, और तो क्या है, इतने में कहते हैं टाइम हो गया, जा रहा हूं कर लेंगे अपने। तो उन्होंने कहा हाँ सर वो है तो इजी सही, पर थोड़े आपके व्यू मिल जाते ना उस पर तो थोड़ा ठीक रहता है कि आपका पर्सपेक्टिव क्या है। मैं वापस यूं बोतल को बंद करते हैं को, जहां तक मेरे पर्सपेक्टिव की बात है, जो बैटल ऑफ टेरेन हुआ था अच्छा युद्ध हुआ था, बहुत अच्छा। तो उनके मुंह से निकला जिन्होंने सवाल पूछा था, क्या सर बाकी तो ठीक है, वो पृथ्वीराज चौहान कैसे, मगर रुक जा। ये तराइन को तुम बैटल ऑफ टेरेन कह रहे हो? अब मैं आधे घंटे तक पुर्जे पुर्जे खोल दूंगा इस युद्ध के,
मैं क्लास में लेट हो जाऊंगा पर तुमको बैटल ऑफ टेरेन पढ़ा के जाऊंगा आज। मैं तो वहां पे मैंने 10-15 मिनट आराम से बता दिया उनको, बता के वहां से निकला तो क्लास में आते थे लेट हो गया। तो प्री का कोई बेस था, तो मैं यूं भागा भागा सा, तो उन्होंने, अरे सर इतनी यूं तेजी में कैसे भागे भाग कैसे? अरे मैं यार आज तो फंस गए थे कहीं पे। कहां सर, कहां फंस गए? ट्रैफिक में फंस गया। मैं ट्रैफिक कह रहे सवाल में फंस गया। क्या सवाल में फंस गया? मैं ये तो अंग्रेजी मीडियम वाला, तुम यार पता नहीं क्या क्या बोलते रहते हो, तराइन को टेरेन कौन कहता है यार? तो यूं मैंने उनके साथ यूं मजाक की कहते, मगर यार बैटल ऑफ टेरेन होता है, ये तराइन नहीं होता है। यूं उसी साल आगे भाई इंग्लिश में टेरेन होता है, तराइन तराइन को ये टेरेन बोलते हैं। उसी साल आईएएस में क्वेश्चन आया, हिंदी में लिखा हुआ, टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। क्योंकि इंग्लिश हिंदी, वो जो हिंदी वाले होते हैं वो ट्रांसलेशन करते हैं, तो टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। कोई बच्चा आईएएस का मेंस दे के आया तो उसने मेरे से आते कहा, सर वो आप वाला सवाल आ गया। मैं कह आप वाला कौन सा? ये थोड़ी रात को मैंने एक तेरे को पर्ची पकड़ाई थी। आप एक तो क्या नॉर्मल क्लास में थी चीजें बताते हैं, कई बार स्टार लगाते हैं, स्टार लगा लो, ये सवाल पूछ सकते हैं, तो वो तो खूब सारे होते हैं, एक तो होता नहीं कोई। तो मैं कौन सा पूछ लिया? अरे सर वो एक आप मजाक करते रहते हो ना कि तराइन को टेरेन कहते हैं, मेरे को आया नहीं था। हाँ तो उसका क्या आ गया? तराइन के युद्ध का महत्व? नहीं सर तराइन कहाँ, उसने हिंदी में ये दिया, टेरेन के युद्ध का महत्व बताइए। तो हिंदी वालों इट्स खन खन बारी एंड इट्स टेरेन, है ना? तो याद रखना, अंग्रेजी वालों को कोई भरोसा नहीं, कभी हिंदी के पेपर में आ जाएगा खन खन बारी किले के बारे में क्या जानते हो ना। अंग्रेजी वाले हिंदी अनुवाद तो इतना जोरदार करते हैं जिसकी हद नहीं। हिंदी में सोशियोलॉजी का क्वेश्चन, इंग्लिश में सोशियोलॉजी क्वेश्चन है, लिख रखा है डिस्क्राइब एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज ऑफ न्यूक्लियर फैमिली। न्यूक्लियर फैमिली के लाभ और हानियां बताइए। न्यूक्लियर फैमिली की हिंदी होती है एकल परिवार, हिंदी में उन्होंने लिखा नाभिकीय परिवार के लाभ तथा हानि बताइए। अब स्टूडेंट लिख रहा है, नाभिक में 3 तत्व होते हैं न्यूट्रॉन, इलेक्ट्रॉन तथा प्रोटॉन। तीनों को परिवार में एक साथ रहना पड़ता है। एक भी परिवार से बाहर हो जाता नाभिक उतना ढंग से काम नहीं कर पाता है। इलेक्ट्रॉन की तो और मुख्य भूमिका होती है, वो नेगेटिव होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिव होता है, पर न्यूट्रॉन होता है वो तो एकदम न्यूट्रल ही हो जाता है, इसलिए उसको न्यूट्रॉन कहते हैं। नाभिक के परिवार समाज के अंदर बहुत अधिक महत्व रखता है, नाभिक का होना जरूरी है। नाभिक नहीं होगा तो परिवार का क्या होगा बाद में। हिंदी में, इंग्लिश में लिखा है स्टील प्लांट। क्या लिखा है? स्टील प्लांट। हिंदी में क्या होना चाहिए? हिंदी में लिखा लोहे का पौधा या इस्पात संयंत्र, वैसा होना चाहिए। उन्होंने लिखा लोहे का पौधा। लोहे का पौधा क्या होता है यार? पर है जी, कुछ का कुछ लिख देते हैं। तो अपने भी आरएस में, आईएएस में, दोनों में जहां कहीं भी हिंदी वाला कुछ भी सेंटेंस में आपको गड़बड़ दिखाई दे, आपको लगे यार ये मेरे समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या देख लिया जाए? इंग्लिश देख ली जाए, है ना? वरना तो हिंदी वाले सेंटेंस तो बड़े अजीब से बना देते हैं। पॉलिटी पॉलिटी पढ़ते हैं आपने? तो पॉलिटी में आता है कि राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है, पढ़ते हैं हम। हिंदी में एग्जैक्टली वो जो वर्ड है वो है कि राष्ट्रपति अध्यादेश प्रख्यापित करता है, राष्ट्रपति अध्यादेश से प्रख्यापित। इंग्लिश में आता है प्रोमुलगेट। प्रेसिडेंट जो है वो इसको क्या कहता है? प्रोमुलगेट करता है। 2013 का प्री, मेरा वो आरएस का लास्ट प्री दिया हुआ, उसके बाद आरएस के एग्जाम नहीं दिए हुए। वो पहले फॉर्म भरा हुआ, तब तक हम पढ़ाने लगे थे तो टाइम वाइम तो मिलता नहीं था, पर पुराना फॉर्म भरा हुआ था, एग्जाम देने के लिए चले गए। वो पहली बार नए पैटर्न से एग्जाम आया था। उससे पहले जो भी एग्जाम आते थे पुराने पैटर्न से आते, जिनमें हमारे प्री में 2 पेपर होते, एक सब्जेक्ट का और एक जीके का। सब्जेक्ट हिस्ट्री है तो एक पेपर हिस्ट्री का हो जाएगा और एक जीके का सब किया था। पहली बार आरपीसी ने कहा था हम सब्जेक्ट का पेपर ही नहीं लेंगे, केवल पेपर किसका होगा? जीके का, ताकि सबके लिए बराबर हो जाए। वरना पहले क्या था कि मान लो हिस्ट्री का पेपर आया तो वो आ गया सिंपल, तो मेरे नंबर आएंगे ज्यादा। आप ज्योग्राफी से दे रहे थे, आपका पेपर आया टफ, तो आपके नंबर आएंगे कम। तो अब बाद में बराबर कैसे किया जाए? तो कहते हैं हिस्ट्री वालों के नंबर काट लो, ज्योग्राफी वालों के नंबर बढ़ा दो, स्केलिंग बोलते। तो स्केलिंग लगाया करते। अब उसमें किसी के साथ ज्यादा हो जाते, नंबर बढ़ जाते, किसी कम बढ़ जाते। तो सरकार ने कहा हटाओ यार, इसकी स्केलिंग वाले को बराबरी कर दो ऐसे। तो पहली बार वो पेपर है। तो जब पहली बार ये कहा ना सब्जेक्ट नहीं आएंगे, जब सब्जेक्ट आते थे तो लोग ज्यादा तैयारी नहीं करते, क्योंकि सब्जेक्ट वाले में क्या, हिस्ट्री एक ही सब्जेक्ट पढ़ना है। तो मेरे को पढ़ते हुए हो गए 5 साल, आपको पढ़ते हुए 2 साल, तो यकीन मानिए मैं ज्यादा पढ़ रहा हूँ आपसे, आप ज्यादा तैयारी होगी। इसलिए एक तो हर कोई तैयारी नहीं करता था, सबको लगता है इसमें 5-5, 7-7 साल लगते हैं। इसलिए जल्दी से आदमी तैयारी करने के बारे में सोचता ही नहीं था कि नहीं यार ये तैयारी नहीं करनी, इसमें भौमिया बैठे रहते हैं, बर्फानी गुफाओं के अंदर बैठे हुए बाबा आते हैं एग्जाम देने के लिए, उनके सिलेक्शन होते हैं, अपने जल्दी से सिलेक्शन होंगे। और जब एक ही सब्जेक्ट को, तो सब्जेक्ट को भी डीप पढ़ना पड़े, खूब सारी चीजें पढ़े, फिर ये भी याद ही करना पड़े भगवान बुद्ध का घोड़ा कौन सी दिशा में गया था,
भगवान बुद्ध के घोड़े का नाम क्या था, ये भी पढ़ना पड़े। भगवान बुद्ध घर से निकले तो कौन से घोड़े पे बैठ के निकले। तो खूब सारी चीजें हम पढ़ते हैं। लेकिन जैसे ये कहा गया कि सब्जेक्ट है ही नहीं, सब बराबर, तो एग्जाम देने वालों की संख्या बढ़ गई। फिर सबको लगता है जीके तो मैं भी पढ़ लूंगा। फिर ये कहा गया कि भाई इसमें तो मैथ्स रीजनिंग भी आएगी, साइंस भी आएगा। तो फिर साइंस वालों का 40 सवाल तो हमारे सीधे ही है। थोड़ा बहुत करंट पढ़ेंगे, थोड़े बहुत बालाजी के नाम लेके हिस्ट्री पॉलिटी लगा के आएंगे तो पास हो जाएंगे। सबके लिए थोड़ा थोड़ा बराबर कर दिया तो एग्जाम देने वाले लोग ज्यादा हो गए, एग्जाम देने वाले लोग ज्यादा हो गए। तो ये ना, ये समस्या आजकल आपके टाइम में आने लगी है कि आपको होम डिस्ट्रिक्ट मिलते हैं। हमारे टाइम में था जहां सेंटर मांगा वही। जैसे मेरे सारे एग्जाम जयपुर में दिए हुए, कि जब मैं जयपुर रहता हूं तो मैं सेंटर जयपुर ही लेता। मैं एग्जाम के लिए सेंटर बीकानेर लूं, फिर एक दिन पहले तो जाऊं, उस दिन की पढ़ाई खराब होती है। फिर वहां जिस दिन रहता हूं वहां पर उस दिन भी पढ़ाई नहीं हो पाती, वरना जयपुर हूं मैं रात तक पढ़ रहा हूँ। सुबह यदि 12 बजे भी एग्जाम है तो 11 बजे तक पढ़ रहा हूँ, फिर 1 घंटे में चला जाऊंगा मैं। तो सेंटर यहीं लेते। अब जयपुर में खूब सारे स्टूडेंट रहते हैं, तो जयपुर में सेंटर खूब सारे स्टूडेंट लेंगे, तो जयपुर की स्कूलें कम पड़ गई प्री के पेपर के लिए। तो सेंटर आया मेरा को कुकस साइड में उधर, एक पुरानी सी स्कूल, एक एक टेबल पे 2-2 आदमी बिठा दिए। वरना ये होता है एक पे एक ही बैठेगा, पेपर का मतलब तो ये बना। अब एक पे 2 बिठा दिए, एक इधर एक इधर, थोड़ी बड़ी बड़ी टेबलें थी, एक इधर बैठ जाओ एक इधर बैठ जाओ। तो मेरे साथ में कोई एक मैम बैठे, कोई एक सीनियर मैम थे, वो बैठे, वो अपना पेपर करे, मैं मेरा पेपर कर रहा। तो उसमें एक क्वेश्चन आया कि प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या होती है, राष्ट्रपति की शक्तियां क्या क्या होती है। मुझे हमेशा लगता है कि यार मेरे 3 सब्जेक्ट बहुत अच्छे हैं, हिस्ट्री पॉलिटी और इकोनॉमी, और मेरे इनके सवाल कभी गलत नहीं होंगे। तो बंदे में ईगो और होता है कि यार ज्योग्राफी का गलत हो जाए कोई बात नहीं, साइंस का गलत हो जाए कोई बात नहीं, पर हिस्ट्री पॉलिटी इकोनॉमी का गलत नहीं होना चाहिए। अब उसमें क्वेश्चन कि राष्ट्रपति की शक्तियां बताइए। तो एक पहली पावर लिखी हुई हिंदी में कि राष्ट्रपति सदन को आहूत करता है, होता है। सदन, सदन मतलब हाउस, लोकसभा राज्यसभा, आहूत करना मतलब बुलाना। तो मैं जानता था कि हाँ ये बात सही। एक उसमें लिखा था कि राष्ट्रपति सदन को संदेश भेजता है, मैसेज करता है, ये भी सही था, मगर ये भी सही। एक लिखा था राष्ट्रपति अध्यादेश को प्रख्यापित करता है। अब मेरा तो पड़ा था अध्यादेश को जारी करता है। अब वो प्रख्यापित नहीं समझ में क्या है, ये पता नहीं था प्रख्यापित जारी होता है, ये क्या लिख दिया यार, छोड़ दिया। तब उसमें मैंने स्टार लगा के छोड़ दिया कि एक बार बाद में देखेंगे इसको। बाकी वाले क्वेश्चन गोले भर दिए सारे। सेकंड राउंड में वापस आया, उस पर वापस प्रख्यापित भी सोचा, फिर नहीं समझ में आया तो मैं छोड़ दिया, मन नहीं करेंगे। बाकी सारे क्वेश्चन कर कर आके बैठ गया। पर मेरा दिमाग अटका हुआ, यार ये मेरे को आता है, पॉलिटी का क्वेश्चन तू छोड़ कैसे सकता है, और राष्ट्रपति की शक्तियां ही तो पूछी है, केवल प्रख्यापित नहीं आ रहा, थोड़ा दिमाग लगाएंगे। फिर दिमाग में अरे यार इंग्लिश देख लेते हैं ना इसकी। तो अब दिमाग ने हाथों हाथ मेरे ये कहा कि हिंदी में मेरा पढ़ा अध्यादेश जारी करता है, तो अंग्रेजी में क्या लिखा होगा, इश्यू ऑर्डिनेंस, क्योंकि अपने को जारी करने को इश्यू पढ़ा हुआ था। छोटी क्लासों में एप्लीकेशन याद की थी, पापा का ट्रांसफर हो गया है, टीसी जारी करने की कृपया करें, तो इश्यू माई टीसी, तो मुझे लगा जारी करना है इश्यू। उधर गया तो उधर ये जो लिखा हुआ था ये तो मेरे से पढ़ा भी नहीं गया कि क्या लिखा हुआ है, ये तो और मरा दिया। बेटा बेटा ये यूं कर रहा हूँ। हाँ लास्ट में 10-1 मिनट बचे थे, यार करना है सवाल, करना है। तो मुझे लगा कि मैम से पूछ ही लेते हैं। तो मैंने उन मैम से कहा कि मैम मीडियम हिंदी या इंग्लिश, तो उनका इंग्लिश मीडियम। तो मैंने उनको कहा कि मेरे को इसका अर्थ बता दो प्रोमुलगेट का। तो उनका इसका मतलब होता है एक एक को बताना, प्रत्येक व्यक्ति को बताना, इसको बता दिया, इसको बता दिया, इसको बता दिया, डन। अब मैं इस पे श्योर था कि राष्ट्रपति एक एक को तो नहीं बताता, ये थोड़ी राष्ट्रपति कान में जा कहते अध्यादेश जारी कर दिया। पर ये बात और किसी को पता, फिर दूसरे को बुला के डन हो गया है, और किसी को आगे बताना। तो मैंने उस सेंटेंस को गलत मान लिया। तो 1 2 3 सेंटेंस थे, तो 1 और 2 सही, तीसरा गलत, उत्तर लगा दिया 1 और 2, रेडी एकदम सही हो गया। अब हम सीनियर थे थोड़े, तो दिलीप सर ने कहा था कि तुम सारे पेपर लेके ऑफिस आ जाना, तो आंसर की बना के फटाफट डालेंगे। आंसर की बना रहे तो दिलीप सर ने पॉलिटी वाले आंसर लगाए, और फिर आंसर लगा कर क्रॉस चेक कर लो। कई बार क्या एबीसीडी गलत लग जाती है, लगाना चाहते थे ए, गलती से लग गई बी, तो सब एक दूसरे क्रॉस चेक कर लो। मैंने हिस्ट्री लगा दी, दूसरा चेक कर ले, तूने साइंस के लगा दी, कोई तीसरा चेक कर ले। तो मैं पॉलिटी वाले चेक कर रहा था, तो मेरे जैसे क्वेश्चन आया, दिलीप सर ने लगा रखा था 1 2 तीनों सही। मैंने कहा सर ये आपने गलत लगा दिया। सर ने कहा कैसे? मैं इसमें 1 और 2 सही है, तीसरा सही नहीं। अरे कैसे सही नहीं है, अध्यादेश जारी तो करता हूं। सर जारी नहीं है, प्रख्यापित है इसमें। तो वही तो मतलब होता है। अरे सर यही तो आपको नहीं पता, इसका वो मतलब नहीं। इसका मतलब होता है एक एक व्यक्ति को जाके बताना। और क्या राष्ट्रपति कान में जाके बताता है? सर नहीं मैं मारूंगा। क्या मतलब होता है प्रख्यापित का मतलब जारी? इंग्लिश में देख प्रोमुलगेट लिखा, मैं को वो तो मेरे से पढ़ा भी नहीं जा रहा, और मुझे किसी इंग्लिश वाले ने बताया। ने कहा जिसने बताया उसको इतना ही आता था, तेरे को इतना ही आता, तीनों मान ले सही, कर मत देना इसको आंसर की में सही लगाना। मैं यार ये तो बड़ी जोरदार हुई। अब उसके अलावा वो 2013 वाली वैकेंसी हमारी रद्द ही हो गई।
है ना भाई, प्री का रिजल्ट आया, प्री पास हुए, मेंस की तैयारी करने लगे तो पता चला प्री कैंसिल। वो पहली बार हुआ था कि आरपीसी का प्री कैंसिल हो गया था। अब देख कई बार क्या, कई चीजें बड़ी होती है। पहली बार आरपीसी ने प्री में मेरिट जारी की कि किसके कितने नंबर है, वरना आरपीसी प्री में केवल ये बताती है कि भाई किसके कितने कितने अलग अलग बताती है, फर्स्ट सेकंड थर्ड कौन है ये नहीं बताती। और मतलब ही क्या है, प्री में फर्स्ट सेकंड थर्ड बताने का कोई मतलब भी निकलता नहीं। पर आरपीसी ने साल भगवान जाने क्यों फर्स्ट सेकंड थर्ड बताती है कि इसके इतने नंबर। अब उसकी कट ऑफ गई थी, मुझे अब भी याद है 77 नंबर है, कितनी सी कट ऑफ गई थी। हमारे कोई नंबर हो रहे, मैं भूल रहा हूं तो 100 के आसपास, पता नहीं 100 से थोड़े प्लस, ऐसे कुछ नंबर हो रहे। और पेपर बड़ा पहली बार आया था, बड़ा टफ पेपर आया था, अलग सा पेपर आया था। और जो फर्स्ट सेकंड थर्ड थे उनके नंबर 148, 152। लगा यार अपने को तो खुद को ही तैयारी करते हुए कई साल हो गए, और अपने तो ये मान रहे थे कि अपना पेपर ठीक है और नंबर भी अच्छे हैं, 100 प्लस नंबर आ रहे हैं। पर अच्छे तो इसको कहते हैं यार, 150 लाया इसको, अपने तो दूर है। फिर ध्यान गया कि जो टॉप 10 में है उनमें 4 के पापा सेम है, 4 बहन भाई। ये कैसे हो सकता है, ये कौन सी चक्की का आटा खा रहे हैं कि सबके 150 नंबर आ गए। अब हमारा तो किसी का ध्यान जाए नहीं जाए, अपना जाता भी तो अपना लगता क्या पता बहन भाई इंटेलिजेंट हो गए भाई, हो सकता है ना कोई बहन भाई भी इंटेलिजेंट हो। आरपीसी का ध्यान गया, आरपीसी ने पापा को पकड़ा तो पापा ने कहा मैं ये पेपर लीक कई सालों से करवा रहा हूं और मैंने ये भी करवाए। तो फिर आरपीसी ने वो रद्द कर, तो बीच में अब वो बाद में 2013 का प्री वापस लिया 2015, तो बीच में 2 साल का टाइम था। मैं दिन यूं सर के पास बैठता तो मैंने सर को कहा सर क्या करूं मैं, आजकल मैं चीजें नई चीजें पढ़ना चाहता हूं, वो पुरानी पुरानी तो वो नोट सर वो ही पढ़ता रहता हूं, तो मजा नहीं आता उनमें, क्या नया क्या पढ़ूं। सर ने कहा तो इंग्लिश अच्छी कर लेना, इंग्लिश पढ़ ले थोड़ी। सर इंग्लिश सीधी तो मैं लेके बैठूंगा बुक से, तब तो वो नए तो पल्ले पढ़ती है, पल्ले भी पढ़ती है तो फिर वो पढ़ने में इंटरेस्ट नहीं आता, नई चीजें मैं नहीं सीख पाता। तो उसने कहा तू कोई कोचिंग कर ले। तो पहले अपने यहाँ हिंदी इंग्लिश पढ़ाते नहीं थे, कोचिंग में हिंदी इंग्लिश नहीं पढ़ाते, कहीं किसी भी कोचिंग में नहीं पढ़ाते, ये माना जाता है हिंदी इंग्लिश आती है सबको, पढ़ानी क्या है। तो क्लासें नहीं होती थी, केवल जीके जीके क्लासें होती। तो कोई हिंदी इंग्लिश किसी को पढ़नी होती तो कोई अलग से सर ही कोई पढ़ाते हो जो केवल हिंदी इंग्लिश ही पढ़ाते हो, और आरएस के लिए नहीं, इंग्लिश सबके लिए पढ़ा रहे हैं, फिर वो उनके पास जाके पढ़ लो। तो मैंने इधर उधर पता लगाया तो पता चला एक सर है और वो 5-7 बच्चों को ही पढ़ाते हैं, और कोई बोर्ड वोर्ड नहीं, सर बैठे हैं चेयर पे, 7 जनों को सामने बिठा लिया, सेंटेंस लिखवाते हैं, हाथों आदि पूछ लेते हैं, करवा लेते हैं, घंटे भर क्लास होती है। मुझे लगा ये ठीक है, पूरी प्रॉपर क्लास में जाके नहीं तो बैठा जाएगा नहीं और होगा, ये बड़ा सही है अपने। मैं उनके पास चला गया, सर एकदम भले एकदम यूं। अब हम 7-8 जने थे, उसमें सबसे कमजोर अंग्रेजी में मैं, तो मैं उन सर का माथा ज्यादा खाता कि मैं, अब वो सर लिखवाते कोई सेंटेंस लिखवाते कि सेंटेंस लिखो, तो मैं कहता स्पेलिंग बोलो, मेरे को तो स्पेलिंग नहीं आ रही, इसकी सेकंड फॉर्म क्या होगी, इसकी थर्ड फॉर्म क्या होगी, ये बताओ। तो वो सर हालांकि मेरे को सारे जवाब देते। एक दिन उन सर ने एक सेंटेंस दिया हमें कि हाल ही में राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर चुका है, और हम सबको कहा बनाओ इसका अर्थ बनाओ। अब सब बनाते हैं ना, जैसे मान लो 5 सेंटेंस दिए तो सबके जैसे किसी के 4 सही हुए, किसी के 5 सही हो गए, तो मेरे हमेशा उनसे कम ही सही होते कि उनके 5 हुए तो मेरे 4 हुए, एक आधा फिर गलत निकल गया, उनके 4 हुए तो मेरा 3 हुआ। उनमें 2-3 इंग्लिश मीडियम के थे, 1-2 हिंदी मीडियम के थे, पर उनकी इंग्लिश अच्छी थी भाई। अब वो सेंटेंस बनाया हम 7-8 लोगों ने, ये वाला सेंटेंस केवल मेरा सही कि हाल ही में राष्ट्रपति आदेश जारी कर चुका है, क्योंकि मेरा 2 नंबर का गलत हुआ था आंसर, इसलिए मुझे पता था कि जारी करने को प्रमोलगेट कहते हैं, इसलिए मैंने तो वो वर्ब सही लगाई प्रमोलगेट, बाकी लोगों के सबके इश्यू 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 लगे। अब वो सर जैसे कॉपियां चेक करने लगे, उन्होंने मेरी देख के अपने स्पेलिंग स्पेलिंग एकदम रेडी सब एकदम, तो उन्होंने कहा तेरे को क्या पता जारी करना सर क्या बात करते हो सर मैं इंग्लिश नहीं जानता, पॉलिटी तो जानता हूं, आती तो अंग्रेजी नहीं है, पॉलिटी तो आती है। ये तो पॉलिटी का सेंटेंस था। आप नॉर्मली दूसरे को लिखवाते हो कि शहर में चारों तरफ कचरे के ढेर है, तो मेरे दिक्कत होती है कचरे को ढेर को क्या कहते हैं, तो ये मेरे सेंटेंस समझ में नहीं आता, अगर कचरे को क्या कहेंगे, ढेर को क्या कहेंगे। अध्यादेश में जानता हूं पॉलिटी का है, ऑर्डिनेंस कहेंगे, जारी करना मेरे को पता है प्रोमुलगेट कहेंगे, तो वापस पूछा तेरे क्या पता प्रोमुलगेट कहेंगे। वो साहब इसके चक्कर में बेइज्जती करवाई, इस चक्कर में 2 नंबर कैंसिल हुए। तो कई बार होता है कि आप हिंदी वाला नहीं आए तो इंग्लिश वाला देख लो, इंग्लिश वाला भी नहीं आए तो आरपीसी के पेपर पे लिखा होता है कि यदि हिंदी वाला नहीं आया तो क्या देख लिया जाए। इसलिए मैं भी कहता हूं, या तो कोई टीचर आ कहता होगा कि पुराने पेपर निकालने, खूब सारे पुराने पेपर निकालते हैं ना, तब ये समझ में आ जाता है कि यार ये प्रख्यापित पूछा हुआ है, फिर अपने खुद के दिमाग में आ जाता है कि इसका मतलब प्रख्यापित का मतलब क्या होता है।
क्योंकि वो संविधान की लैंग्वेज है, वहां वो संविधान की लैंग्वेज सीधी सीधी उठा के पूछते हैं। इसलिए पुराने पेपर खूब सारी चीजों को हल करते हैं। पुराने पेपर से आसपास की इतनी बातें पता चलती है। स्टूडेंट बाकी सब कुछ करता है पुराने पेपर को छोड़ के। स्टूडेंट आकेगा कौन सी किताब पढ़ लूं मैं सर, मैंने सर वहां पर ये देखा था, फलानी किताब में ये देखा था, फलाने नोट्स में ये देखा था। जबकि वो कुछ भी ना करे, नोट्स पढ़ ले और साथ में क्या देख ले, मान लो आज किले पढ़े हमने, तो आज जाके किलों के सारे पुराने क्वेश्चन निकाल ले। अब क्या होगा, किलों के पुराने क्वेश्चन कम से कम आपको मिलेंगे 50, जो 50 पूछे। पर आप नोटिस करेंगे कि उन 50 में से 35 क्वेश्चन ऐसे हैं जो ले दे के 6-7 किलो के ही हैं। उन्हीं को घुमा फिरा के पूछ रहा है, वो नया कुछ ही नहीं पूछ रहा है, वही गागरों के। आप नोटिस करेंगे उन 50 में से 7 क्वेश्चन तो यही है, इनमें से कौन सा यूनेस्को स्थल है, कौन सा यूनेस्को स्थल नहीं है, कब किया गया था, किसने किया था, यूनेस्को के सवाल है। आप नोटिस करेंगे उनमें 4-5 सवाल नदियों के हैं, कौन सी नदी के किनारे। आप देखेंगे उनमें 5-6 सवाल मुस्लिम दरगाहें हैं कि कौन से में कौन सी दरगाह बनी हुई है, कौन सी दरगाह नहीं बनी हुई है। तो अपने को पता चलता है। फिर आपको पता चलता है कि यार 4-5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो नोट्स में थे ही नहीं। 50 में से 4 क्वेश्चन उन्होंने पूछा नवलखा दुर्ग किसने बनवाया था। और आपको लगता है मैंने तो एक तो नवलखा दरवाजा पढ़ा था, एक मैंने नवलखा भंडार पढ़ा था, ये नवलखा दुर्ग तो मैंने पढ़ा ही नहीं था। अब उसके अंदर लिखा हुआ कि नवलखा दुर्ग झालरा पाटन में और झालावाड़ के राजा पृथ्वी सिंह ने इसको बनाया था, अधूरा रह गया था। आपने याद हो गया। एक जानकारी जो हमारी नहीं थी, हमेशा ध्यान रखना, कोई चीज पढ़ने के बाद, मान लो आपने नोट्स पढ़ लिए, अच्छे से नोट्स पढ़ लिए, अब आप कोई बुक पढ़ो, किलों की बुक पढ़ लो ना, किलों का कोई चैप्टर पढ़ो, वो चीजें जो नोट्स में नहीं है वो उबर उबर के सामने आती है। आप लोग यार ये तो लिखवाया नहीं था, ये तो लिखवाया नहीं था, ये तो लिखवाया नहीं था, और ऐसी 5-7 चीजें होती है वो आपको याद हो जाती है। स्टूडेंट क्या करता है, नोट्स के बिना जब किताब पढ़ता है ना, तो उसकी किताब कभी याद नहीं आती, क्योंकि किताब में खूब सारी जानकारियां होती है। भाई इतनी कैसे याद से होती है, नोट्स हमारे लिखे हुए होते हैं, हाथ से लिखे होते हैं, इसलिए याद हो जाते हैं। फिर को अब पुराने पेपर में देखे, उनमें अब मैंने बोला नवलखा दुर्ग बड़ा याद हो गया। मैं आपको क्लास में लिखवाता हूं, पहले लिखा होता हूं कि चूरू के किले में शोजी सिंह था और उसने चांदी के घोड़े चला दिए थे, याद है हम सबको। अब उसने क्वेश्चन पूछ लिया 1739 में चूरू का किला बनवाया किसने था। लगा ये तो अपना पढ़ा हुआ ही नहीं, सर ने जो एक ही बताया था। अब उसमें एक नाम है कुशाल सिंह ने 1739 में चूरू के किले का निर्माण करा था। एक ही बार पूछा हुआ सवाल है, एक बार नवलखा दुर्ग पूछ लिया उन्होंने, एक बार चूरू का किला पूछ लिया, याद हो जाता। पहले बड़ी चीजें क्या निकालने।